31 दिसंबर 1999 अफगानिस्तान का कांधार एयरपोर्ट। एक हाईजैक्ड इंडियन प्लेन पिछले 7 दिनों से रनवे पर खड़ा था। प्लेन के अंदर 5 हाईजैकर्स, 150 से ज्यादा पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर मौजूद थे। वहीं बाहर तालिबान के दर्जनों हथियारबंद लड़ाके पूरे विमान को चारों तरफ से घेरे हुए थे। इसी बीच रनवे के एक साइड में भारत का एक स्पेशल एयरक्राफ्ट लैंड करता है। उस एयरक्राफ्ट में 3 ऐसे लोग बैठे थे जिन्हें वहां किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसकी आवाज आने वाले कई आतंकी हमलों में सुनाई देने वाली थी। फिर चाहे वो 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो या 9/11 अटैक या फिर पुलवामा का आतंकी हमला, सबके तार कहीं न कहीं उस एक डिसीजन से जुड़ने वाले थे। तो अब सवाल उठता है कि आखिर क्या था वो डिसीजन जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इतना कुछ होने वाला था, और आखिर कैसे हाईजैक हुआ था ये इंडियन प्लेन। इन सारे सवालों का जवाब जानने से पहले हमें पूरी कहानी समझनी होगी, क्योंकि कांधार में जो हुआ उसकी शुरुआत अफगानिस्तान से नहीं बल्कि 7 दिन पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू से हुई थी। 24 दिसंबर 1999 करीब 4 बजे नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी, नया साल आने वाला था, इसलिए विमान लगभग पूरा भरा हुआ था। कुल 186 यात्री और 15 क्रू मेंबर इस विमान में सवार थे। प्लेन की कॉकपिट में कैप्टन देवी सरन, को पायलट राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जगिया मौजूद थे। सब कुछ सामान्य था। विमान ने समय पर टेक ऑफ किया और जल्द ही 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। सीट बेल्ट अलार्म बंद हो गए और इसके कुछ ही मिनट बाद विमान भारतीय एयर स्पेस में इंटर कर जाता है। क्योंकि ये एक छोटी फ्लाइट थी, क्रू ने यात्रियों को ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व करना शुरू कर दिया। यही वो पल था जिसका 5 लोगों को बेसब्री से इंतजार था। अचानक 5 नकाबपोश अपने सीटों से उठे। कुछ ही सेकंड्स में उनके हाथों में पिस्तौल, चाकू और ग्रेनेड थे। पूरा केबिन चीखों से गूंज उठा। एक आतंकी सीधे कॉकपिट के तरफ भागा, जबकि बाकी 4 यात्रियों और क्रू को बंदूक के नोक पर बंधक बनाने लगे। महिलाओं और बच्चों को अलग कर दिया गया, जबकि पुरुष यात्रियों को आगे अलग बैठाया गया। सभी यात्रियों की आंखों पर पट्टियां बांध दी गईं और कुछ ही मिनटों में पूरे विमान पर आतंकियों का पूरा कब्जा हो चुका था। इन 5 हाईजैकर्स ने अपने असली नाम छुपा रखे थे। वो एक दूसरे को सिर्फ कोड नेम से बुला रहे थे। उनके कोड नेम थे चीफ, बर्गर, डॉक्टर, भोला और शंकर। इनमें से चीफ इन सब का हेड था। ये 1999 का टाइम था। इस टाइम पर कॉकपिट का डोर और सिक्योरिटी आज जितना मजबूत नहीं हुआ करता था। कॉकपिट के अंदर जाते ही चीफ ने कैप्टन देवी सरन के सिर पर बंदूक तान दी और सिर्फ एक आदेश दिया, प्लेन को वेस्ट की तरफ मोड़ो, हमें पाकिस्तान चलना है। कैप्टन के सामने अब स्थिति साफ थी। वो समझ चुके थे कि प्लेन हाईजैक्ड हो चुका है। कैप्टन जानते थे कि उनकी एक छोटी सी गलती विमान में बैठे सैकड़ों लोगों की जान ले सकती है। इसलिए उन्होंने बिना किसी बहस के विमान को वेस्ट की तरफ मोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर कैप्टन ने एक बहुत जरूरी काम किया। हाईजैकर्स की नजरों से बचाकर उन्होंने प्लेन के ट्रांसपोंडर में 7500 का कोड सेट कर दिया। एविएशन की भाषा में इस कोड का सिर्फ एक मतलब था कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। शाम करीब 4:40 पर दिल्ली ATC को पहली बार पता चला कि फ्लाइट IC814 हाईजैक हो चुका है। ATC ने बिना देरी किए इसकी सूचना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी CMG को भेज दिया। उस समय CMG की कमान कैबिनेट सेक्रेटरी प्रभात कुमार के हाथों में थी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी इमरजेंसी के बावजूद CMG की तरफ से तत्काल कोई फैसला नहीं लिया गया। ना तुरंत कोई इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, ना रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी एजेंसियों को तुरंत अलर्ट किया गया। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी हाईजैकिंग की सूचना करीब 1 घंटे बाद मिली। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, सरकार के कई बड़े अधिकारियों को इस घटना की जानकारी अपने ऑफिशियल सिस्टम से नहीं बल्कि टीवी न्यूज चैनल्स के जरिए मिल रही थी। और यहीं से भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक चूक की शुरुआत हो चुकी थी। दूसरी तरफ कैप्टन देवी सरन और ज्यादा समय लेने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने प्लेन की स्पीड बहुत ज्यादा कम कर दी ताकि विमान ज्यादा से ज्यादा देर भारतीय सीमा के अंदर रहे और सुरक्षा एजेंसियों को कुछ और ज्यादा समय
समय मिल सके। अब विमान धीरे धीरे पंजाब के ऊपर पहुंच चुका था। विमान लगातार पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था और हर गुजरते मिनट के साथ भारत के पास विकल्प कम होते जा रहे थे। कुछ मिनट के बाद विमान भारत और पाकिस्तान के सीमा के करीब पहुंच गया। अब पहली बार लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया गया। लाहौर एटीसी का जवाब कैप्टन के उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। लाहौर एटीसी ने लैंडिंग की परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। कुछ ही महीने पहले कारगिल युद्ध खत्म हुआ था। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि दुनिया की नजरों में उसका नाम इस हाईजैकिंग से जोड़ा जाए। पाकिस्तान पायलट को यह साफ चेतावनी दे चुका था कि अगर विमान पाकिस्तान एयर स्पेस में घुसा तो उसे मार गिराया जाएगा। ये सुनते ही कैप्टन की मुश्किलें और कई गुना बढ़ गई। आगे पाकिस्तान, पीछे हथियार बंद हाईजैकर्स और बीच में 176 यात्रियों की जिंदगी। अब विमान भारत और पाकिस्तान के सीमा के आसपास चक्कर काटने लगा, लेकिन हर चक्कर के साथ विमान का फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था। कॉकपिट में लो फ्यूल वार्निंग लगातार सुनाई देने लगी थी। कैप्टन देवी सरन समझ चुके थे कि अगर कुछ ही देर में लैंडिंग नहीं हुई तो विमान क्रैश कर जाएगा। ऐसे में उन्होंने हाईजैकर्स से कहा, पाकिस्तान लैंडिंग की अनुमति नहीं दे रहा है तो बेहतर होगा पहले अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरकर फ्यूल भर लेते हैं, उसके बाद फिर से सीधे पाकिस्तान चला जाएगा। शुरुआत में हाईजैकर्स इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि अगर विमान भारत में उतरा तो उनका पूरा प्लान खत्म हो सकता है, लेकिन फ्यूल की सच्चाई वो भी समझ रहे थे। काफी बहस के बाद उन्होंने अमृतसर में लैंडिंग की अनुमति दे दी। इसके कुछ ही मिनट बाद शाम 6:44 पर फ्लाइट IC-814 अमृतसर के राजा सांची एयरपोर्ट पर लैंड करता है। भारत सरकार के पास यहीं पर इस पूरे ऑपरेशन को खत्म करने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन आगे जो हुआ उसे आज भी भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा चूक में गिना जाता है। दिल्ली से आदेश आया कि विमान में तुरंत फ्यूल नहीं दिया जाएगा, पहले NAG कमांडो को अमृतसर पहुंचने का समय दिया जाएगा। योजना थी कि जैसे ही कमांडो पहुंचेंगे वैसे ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। लेकिन एक समस्या थी, NAG कमांडो अभी भी दिल्ली में ही थे और दिल्ली से अमृतसर लगभग 400 किलोमीटर दूर था। उधर विमान के अंदर हाईजैकर्स लगातार बेचैन हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां जानबूझकर समय बर्बाद कर रही है। इसी गुस्से में उन्होंने एक यात्री सतनाम सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद कैप्टन ने फिर ATC से कहा, अब फ्यूल में देरी मत कीजिए वरना ये लोग यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। अब दिल्ली में बैठे अधिकारी एक नया प्लान बनाते हैं। फैसला हुआ कि एक फ्यूल टैंकर विमान के पास भेजा जाएगा। उस टैंकर में सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि पंजाब पुलिस के कुछ जवान भी होंगे। योजना थी कि जैसे ही फ्यूल भरा जाना स्टार्ट होगा वैसे ही जवान चुपके से प्लेन का टायर पंचर कर देंगे। अगर टायर खराब हो जाते तो प्लेन दोबारा उड़ ही नहीं पाता। सुनने में ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और निकली। अब एक फ्यूल टैंकर विमान की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन ड्राइवर टैंकर काफी ज्यादा तेजी से चला रहा था। ATC को लगा इतनी तेज स्पीड देखकर हाईजैकर्स को शक हो सकता है। उन्होंने तुरंत वायरलेस पर ड्राइवर से कहा, थोड़ा धीरे चलो, लेकिन यहीं पर छोटी सी कम्युनिकेशन मिस्टेक हो गई। ड्राइवर ने स्पीड कम करने के बजाय टैंकर को अचानक से बीच रास्ते में ही रोक दिया। कॉकपिट से हाईजैकर्स ये सब देख रहे थे। पहले टैंकर तेजी से आया और फिर अचानक से बीच रनवे पर रुक गया। बस यही उन्हें समझ आ गया कि भारतीय एजेंसियां कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। हाईजैकर्स अब पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। उन्होंने तुरंत कैप्टन के सिर पर बंदूक तान दी और अभी इसी वक्त प्लेन उड़ाने को कहा। कैप्टन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार हाईजैकर्स बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं थे। अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने एक और यात्री रूपिन कटियाल पर बेरहमी से हमला कर दिया। रूपिन की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून से लौट रहे थे। पूरा विमान चीखों से गूंज उठा। अब कैप्टन समझ चुके थे अगर उन्होंने 1 सेकंड भी देरी की तो हाईजैकर्स और लोगों को मारना शुरू कर देंगे। आखिरकार उन्होंने इंजन स्टार्ट किया और शाम 7:49 पर IC-814 एक बार फिर अमृतसर से उड़ान भर चुका था और इसी के साथ भारत के पास जो सबसे बड़ा मौका था वो अब हमेशा के लिए हाथ से निकल चुका था।
और सबसे दुखद बात यह थी कि प्लेन उड़ने के कुछ ही मिनट बाद एनएजी कमांडोज अमृतसर पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब एक बार फिर से प्लेन पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान ने लैंडिंग की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, लाहौर एयरपोर्ट की रनवे लाइट्स और सारे नेविगेशन सिस्टम्स बंद कर दिए गए ताकि विमान किसी भी हालत में वहां लैंड न कर सके। लेकिन अब कैप्टन के सामने सबसे बड़ी समस्या हाईजैकर नहीं बल्कि प्लेन का खत्म होता फ्यूल था। तभी उन्हें दूर एक लंबी कतारों सी रोशनी दिखाई दी। उन्हें लगा शायद यही रनवे है। उन्होंने विमान को नीचे लाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही विमान ज्यादा नीचे पहुंचा, उन्हें चलती हुई कारें और ट्रक्स दिखाई देने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि यह एक रनवे नहीं बल्कि एक हाईवे है। अगर कुछ सेकंड्स की और देरी होती तो प्लेन सीधे सड़क पर क्रैश हो जाता। अब कैप्टन ने लाहौर एटीसी से आखिरी बार संपर्क किया। उन्होंने कहा, फ्यूल बहुत ही ज्यादा कम है। अगर लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली तो प्लेन लाहौर शहर के बीचों बीच क्रैश कर जाएगा। अपने शहर पर खतरा मंडराता देख आखिरकार पाकिस्तान ने लैंडिंग की परमिशन दे दी और इसके बाद रात 8:07 पर प्लेन लाहौर के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करता है। जैसे ही विमान लाहौर एयरपोर्ट पर रुका, पाकिस्तानी कमांडोज ने पूरे विमान को चारों तरफ से घेर लिया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद यहीं पे हाईजैकिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान चाहता था कि जल्दी से जल्दी फ्यूल लेकर विमान उसका एयर स्पेस छोड़ दे। इस बीच कैप्टन ने पाकिस्तान से मेडिकल हेल्प मांगी, क्योंकि रुपिन कटियाल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान ने मेडिकल हेल्प देने से भी इनकार कर दिया। कुछ देर बाद फ्यूल भरा जा चुका था और IC-814 एक बार फिर हवा में था, वो भी बिना किसी मंजिल के। तभी हाईजैकर्स ने कैप्टन को प्लेन को इस बार अफगानिस्तान ले जाने को कहा, लेकिन अफगानिस्तान में उस समय नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं थी, यानी रात के समय वहां विमान उतारना लगभग नामुमकिन था। मजबूरी में अब विमान को ओमान की तरफ मोड़ दिया गया, लेकिन ओमान ने भी अपनी एयर स्पेस में एंट्री देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद प्लेन को अब यूएई की तरफ मोड़ दिया गया। भारत सरकार ने यूएई से संपर्क किया और यूएई ने विमान को दुबई के अल मिनहाद एयरबेस पर उतरने की अनुमति दे दी। करीब रात 3 बजे IC-814 दुबई पर लैंड कर चुकी थी। भारत चाहता था कि अपने स्पेशल फोर्सेस भेजकर प्लेन पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, लेकिन यूएई ने इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि उसके जमीन पर कोई सैन्य कार्रवाई हो। हालांकि यूएई ने खुद हाईजैकर से बात करना शुरू की। काफी देर तक नेगोशिएशन चलने के बाद एक समझौता हुआ। हाईजैकर्स फ्यूल के बदले 27 यात्रियों को छोड़ने पर सहमत हो गए। इन 27 लोगों में एक 100 भी था, जो 25 वर्षीय रुपिन कटियाल की थी, जो अमृतसर में हमले के बाद घायल हो गए थे और इलाज न मिलने की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। इन सभी यात्रियों को सुरक्षित लाने के लिए भारत सरकार ने एक स्पेशल प्लेन दुबई भेजा, जिसमें उस समय के तत्कालीन एविएशन मिनिस्टर शरद यादव भी मौजूद थे। उधर IC-814 फ्यूल लेने के बाद दुबई से टेक ऑफ कर चुका था और अब लगभग सुबह होने वाली थी। हाईजैकर ने पायलट्स को फिर से एक बार अफगानिस्तान चलने को कहा और 25 दिसंबर 1999 सुबह की पहली किरण के साथ IC-814 अफगानिस्तान के कांधार एयरपोर्ट पर लैंड करता है। लेकिन यहाँ का नजारा पाकिस्तान और दुबई से बिल्कुल अलग था। विमान के रुकते ही तालिबान के हथियारबंद लड़ाकों ने पूरे विमान को चारों तरफ से घेर लिया। भारत के लिए यह एक नई और कई बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था और भारत सरकार तालिबान के शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं देती थी। शुरुआत में भारतीय एजेंसियों को शक था कि इस पूरी हाईजैकिंग में पाकिस्तान के साथ साथ तालिबान भी शामिल है, लेकिन तालिबान ने दावा किया कि उनका मकसद भारत और हाईजैकर्स के बीच सिर्फ मीडिएटर की भूमिका निभाने का है। भारत के पास भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए भारत सरकार ने तुरंत एक निगोशिएशन टीम कांधार भेजने का फैसला किया। अब हाईजैकर्स ने जो मांग रखी उसे सुनकर भारत सरकार दंग रह गई। उनकी सबसे पहली मांग थी भारत के अलग अलग जेलों में बंद 36 आतंकवादियों की रिहाई, दूसरा 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रकम और तीसरी मांग हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकी सज्जाद अफगानी का शव, जिसे भारत के जेल से भागने के दौरान मार दिया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी किसी भी कीमत पर हाईजैकर्स के इन मांगों के सामने झुकना नहीं चाहते थे, लेकिन भारत में हर गुजरते दिन के साथ सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। टीवी पर दिन रात IC-814 की ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। सबसे बुरा हाल उन परिवारों का था जिनका कोई अपना उस विमान में फंसा हुआ था।
26 दिसंबर को विदेश मंत्री जसवंत सिंह जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी कई यात्रियों के परिजन वहां पहुंच गए और हाथ जोड़कर सरकार से अपील करने लगे। परिजन का कहना था कि हाईजैकर्स जो मांग रहे हैं उन्हें दे दीजिए, लेकिन हमारे अपने लोगों को वापस ले आइए। हाईजैकर्स से नेगोशिएशंस में कई घंटे बात होती, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। तालिबान ने हाईजैकर्स को समझाया कि $200 मिलियन और सज्जाद अफगानी के सब की डिमांड छोड़ दो। हाईजैकर्स इन दोनों मांगों से पीछे हट जाते हैं, लेकिन 36 आतंकवादियों की रिहाई पर वो किसी भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। उधर विमान में बैठे यात्रियों की हालत हर दिन बदतर होती जा रही थी। खाना और पानी खत्म हो चुका था, प्लेन के टॉयलेट्स तक ओवरफ्लो होने लगे थे। हाईजैक हुए यात्रियों के परिवार वाले लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ तो सीधे प्रधानमंत्री के आवास के बाहर तक पहुंच गए थे। एक तरफ देश की सुरक्षा का सवाल था और दूसरी तरफ 150 से ज्यादा यात्रियों की जान। कई दिनों की बातचीत के बाद आखिरकार हाईजैकर्स अपनी मांगों से थोड़ा पीछे हटे और 36 आतंकवादियों की जगह अब सिर्फ 3 आतंकवादियों की रिहाई पर बात आकर रुक गई। लेकिन ये तीनों कोई आम आतंकवादी नहीं थे। पहला मौलाना मसूद अजहर, दूसरा अहमद उमर रईस शेख और तीसरा मुश्ताक अहमद जरगर। ये तीनों पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन के बड़े चेहरे थे। सरकार ने तीनों आतंकवादियों को रिहा करने का फैसला लिया। उन्हें अलग अलग जेलों से निकालकर दिल्ली लाया गया। इसके बाद एक विशेष विमान से तीनों को कांधार भेजा गया और इस विमान में उस समय के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद मौजूद थे। 31 दिसंबर 1999 भारत ने इन तीनों आतंकियों को हाईजैकर्स को सौंप दिया। बदले में सभी यात्री और क्रू मेंबर्स को रिहा कर दिया गया। करीब 7 दिन बाद IC-814 के सभी यात्री अब आजाद थे। भारत को उम्मीद थी कि सभी बंधकों के छूटते ही तालिबान उन सभी आतंकवादी और 5 हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लेगा, लेकिन इसके बिल्कुल उलट तालिबान ने न सिर्फ 5 हाईजैकर्स बल्कि भारत से रिहा हुए तीनों आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में बिठाकर सुरक्षित पाकिस्तान बॉर्डर तक छोड़ दिया। यहीं से भारत का शक यकीन में बदल गया कि इस पूरी हाईजैकिंग में पाकिस्तान के साथ साथ तालिबान का भी पूरा सहयोग मौजूद था। इसके बाद भारत सरकार ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की और रिपोर्ट में सामने आया कि इस पूरी साजिश में मेहराजुद्दीन वानी नाम का आतंकी मौजूद था, जिसने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नेपाल कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए 5 हाईजैकर्स के लिए फर्जी पासपोर्ट्स बनवाए और नेपाल एयरपोर्ट की कमजोर सुरक्षा का फायदा उठाकर उन्हें हथियारों के साथ प्लेन में चढ़ने में मदद की। अब इन 5 हाईजैकर्स के नाम भी सामने आ चुके थे। उनके नाम थे इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, साकिर और जहूर मिस्त्री। यह सभी पाकिस्तान के आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। इस पूरी हाईजैकिंग को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी समर्थन हासिल था। इस पूरी घटना का असर आने वाले कई सालों तक देखने को मिला। जिन तीनों आतंकियों को छोड़ा गया उनमें से मौलाना मसूद अजहर रिहा होने के कुछ समय बाद पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद नाम का एक नया आतंकवादी संगठन बनाता है। आगे चलकर यही संगठन 2001 के पार्लियामेंट अटैक, 2016 के पठानकोट एयरबेस हमले और 2019 के पुलवामा जैसे कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल रहा। यानी IC-814 हाईजैकिंग का असर सिर्फ उन 7 दिनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी कीमत भारत ने आने वाले कई वर्षों तक चुकाई। IC-814 की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।